Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is a love for everyone. Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कनाडा। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ है निदा खान। और कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है वो थोड़ा मेरी जो मॉर्निंग जो शुरुआत हुई है वो थोड़ी एक्सरसाइज से हुई है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, एक्सरसाइज वगैरह मैं अपनी लाइफ में रखती हूँ, जो कि बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। क्योंकि इंसान अच्छा दिखना एक है कि अच्छा दिखना इंसान को हर किसी का शौक़ होता है। और मैं इस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ। ज़रा सा मेरा वेट बढ़ता है, कुछ होता है, मुझे फ़ौरन होता है कि हाँ पता इतने हद तक है कि कोई ड्रेसें वगैरह भी कर रही होती हूँ तो ऐसा लगता है कि इतनी मोटी तो नहीं लग रही मैं। और वैसे आज की सर्दियाँ हैं, सर्दियों में हम लोग कोट स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, वेयर करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मोटे लगते हैं। तो मैं जो हूँ वो इस वजह से थोड़ा सा इस चीज़ में है कि कोई ड्रेस ऐसा हो इससे मोटी ना लगूँ मैं। और साथ साथ लेकिन मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, खाने पीने का रखती हूँ कि ज़रा सा मेरा वेट बढ़ता है, मैं कहती हूँ नहीं थोड़ा सा मुझे मैनेज करना चाहिए। और आजकल जैसे लॉकडाउन के उसमें सबके वेट बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि सब घर में रहना, खाना पीना और एक्टिविटीज़ हम लोगों की कम हो गई हैं। तो मेरा कहना यह है कि एक्टिविटीज़ जो है वो अपने घर में रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो हो बाहर नहीं निकल सकते लॉकडाउन की वजह से। तो हम लोग घर पे वेट बढ़ रहा है, लोग कहते हैं कि अब सब खुलेगा तो हम जाएंगे अपना वर्कआउट वगैरह करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वर्कआउट जो है आप लोग घर में भी कर सकते हैं। ट्रेडमिल वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो कुछ अब तो आप लोग देख रहे हैं कि मोबाइल्स में इतनी ऐप्स हैं जो कि आप उसको डाउनलोड कर लें और वो वर्कआउट जो है वो आप लोग घर में भी कर सकते हैं, जिसके वजह से आप फिट रहें। और खाने पीने का जहाँ तक कि वो है, खाना पीना जो है वो अपना कंट्रोल, जो हेल्दी फूड्स लें और जो जंक फूड्स वगैरह ज़्यादातर जो हर कोई खाता, हर किसी को पसंद है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। और मीठा वगैरह जो है उसमें भी कंट्रोल करें। मैंने भी लास्ट उसमें मैंने बताया भी था कि फ्रेंड्स की और हमारे मतलब रिलेटिव वगैरह सबके ज़्यादा बर्थडेज वगैरह बहुत आ रही हैं और हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, केक ट्रीट वगैरह ये तो मस्ट है। तो उस वजह से मेरा जो था, मैं मतलब थोड़ा सा मेरे चीट डे कहते कि आज चीट डे है खा लो, आज चीट डे है खा लो, ये कहते कहते मेरा बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था, चीट डे ही हो जा रहे थे, वो चीट डे से चीट डेज हो गए थे। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से मैं थोड़ा सा अपना मतलब मैंने सोचा कि एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट करूँ थोड़ा सा ज़्यादा। वॉक वगैरह तो मैं लाजमी करती हूँ, वॉक वगैरह आप लोग भी कीजिए, बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग स्लिम हो, स्मार्ट हो तो आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वॉक की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। वॉक लाजमी अपनी लाइफ में आप रखें। और अगर जैसे वॉक का ये होता है, सर्दियाँ हैं, हम लोग आप देख रहे हैं जैसे बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो ट्रेडमिल वगैरह टाइप की इस टाइप की कोई चीज़ ले लें, जो कि घर में जो आप है ट्रेडमिल वगैरह कीजिए तो वो भी सही है। और बहुत सी एक्सरसाइज वगैरह होती हैं वो करनी चाहिए, चाहे बंदा स्लिम हो फिर भी करनी चाहिए, ताकि आप एक्टिव रहो हर चीज़ में। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब चीज़ें आप देख रहे हैं आज बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, और कम हो गई है इसके वजह से जो है वो सबके वेट बढ़ रहे हैं। तो यही सब मसले हैं। खाने में जो है वो कंट्रोल थोड़ा बहुत कर लीजिए। और ग्रीन टी मैं लेती हूँ रात में लाजमी, ग्रीन टी, और बस ये सब चीज़ें हैं। तो आज का टॉपिक जो है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमारे साथ कौन है। आज हमारे साथ कुछ अलग के मतलब कुछ अलग ही किस्म की कुछ हम टॉपिक पर बात करेंगे। तो बहुत ही अच्छे हमारे साथ आज के गेस्ट हैं और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। फीडबैक्स बहुत ज़बरदस्त मिल रहे हैं हम लोगों को। और कोई भी आपको जो जिस चीज़ में भी आपको प्रोग्राम में दिलचस्पी है, जो भी आप चाहते हैं
प्रोग्राम में हमारे चेंजिंग चाहते हैं या कोई टॉपिक चाहते हैं किस टॉपिक पर बात की जाए या इस गेस्ट को बुलाया जाए, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और इंशाल्लाह हम ज़रूर बुलाएंगे, उस टॉपिक पर हम ज़रूर बात करेंगे, आप ज़रूर शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम जाएंगे अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे, छोटे से एक थोड़ी देर बाद में हाजिर होंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। गुड मॉर्निंग कैनेडा। Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कैनेडा, वेलकम बैक। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज के गेस्ट कौन हैं। आज के गेस्ट जो हैं वो बहुत ही अहम हैं और उनसे जो हम बात करेंगे वो बहुत ही कुछ यूनिक, कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारे साथ जो है वो है इंजीनियर कासिम अली, जो कि हम आज उनसे बात करेंगे। वो बात करेंगे हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। आईक्यू तो आप लोगों ने सुना होगा आईक्यू क्या चीज़ है, लेकिन ये ईक्यू क्या चीज़ है। तो आए हम बात करते हैं। कासिम साहब, आप हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताएं, पर कुछ इंट्रो दें। अच्छा, मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैंने जो है वो बैचलर्स करा है टेलीकम्युनिकेशन, उस्मान इंस्टीट्यूट से ही कंप्लीट करा था मैंने जी। और 2009 में मैंने कंप्लीट करने के बाद तकरीबन 1.5 ईयर मैंने फील्ड में जॉब करी एज अ सीनियर फील्ड इंजीनियर। क्यूबी के नाम से उस वक्त एक कंपनी थी लंदन की, क्यूबी प्राइवेट लिमिटेड उसमें। और उसके बाद जॉब करने के बाद फिर मैं मास्टर्स के लिए अपने इंग्लैंड चले गया था। अच्छा, गुड। जिस तरह से वो आपने देखा होगा पुरानी किताबों में कायद आज़म जो है वो इंग्लिस्तान चले गए, बस उसी तरह की कुछ जो है वो स्टोरी। सही। तो इंग्लैंड चले गया, वहाँ से मैंने वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन में मास्टर्स कंप्लीट करा। अच्छा, गुड। और मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद तकरीबन 3 से 4 महीने वहीं पर मैंने जॉब करी। अच्छा। और उस जॉब के दौरान काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ करी, काफ़ी चीज़ें सीखी डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट लोगों से। और उसके बाद फिर ये फैसला करा कि पाकिस्तान में आके अपने माँ बाप के साथ ही रहा जाए, यही ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर यहाँ पर वापस आया और उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2012 में मैंने अपना करियर दोबारा स्टार्ट करा पाकिस्तान में। एज अ लेक्चरर मैंने स्टार्ट लिया था और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोट हुआ। 2016 में कुछ एक्टिविटीज़ मैंने डिफरेंट करवाना शुरू करी उस्मान इंस्टीट्यूट में। तो इस वजह से मैनेजमेंट में जो है वो मुझे ये कहा कि आप जो है वो टीचिंग के शोबे को छोड़ के मैनेजमेंट के शोबे को हमारे साथ ज्वाइन करें। अच्छा। और हमारे साथ लीडरशिप में साथ मिल के हमारे साथ जो है वो इदारे को लीड करें। तो अभी फ़िलहाल जो है वो 2 डिपार्टमेंट्स हैं उस्मान इंस्टीट्यूट के। अच्छा। इसमें कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स और एडमिशन्स का डिपार्टमेंट है और इसके अलावा एक हम वीकेंड्स पे और इवनिंग्स में शॉर्ट कोर्सेज़ करवाते हैं जिसका सेंटर ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन के नाम से एक डिपार्टमेंट है जी। इन 2 डिपार्टमेंट्स को मैं लीड करता हूँ और सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो इंजीनियर साहब हैं ये पाकिस्तान से यहाँ पे कनाडा आप आए हुए हैं और ये पाकिस्तान में मतलब आप कौन सी यूनिवर्सिटी बताई आपने? उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उस्मान यूनिवर्सिटी, यहाँ वहाँ पर ये होते हैं। तो अच्छा, अब आप पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुके हैं? जी जी, जी। अच्छा, आप ये बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि ये IQ हमने सुना है। जी जी। ये EQ क्या है? अच्छा देखें, ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं। कुछ ये हमें उस तरह से सीखने को नहीं मिलती किताबों से या डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स की जो आपके पास ट्रेनिंग हो सकती है वहाँ से सीखने को मिल रही होती है। लेकिन एज सच टेक्स्ट बुक्स में जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं किंडरगार्टन से लेकर PhD लेवल तक, वहाँ पर वो हमें उस तरह से सीखने को नहीं मिल रही होती। जिस तरह से लोग कहते हैं तालीम और तरबियत, तो ये तरबियत का जो पार्ट है उसमें आती हैं ये चीज़ें। अच्छा, इंटेलिजेंस कोशेंट IQ जो है वो इंटेलिजेंस कोशेंट है और EQ जो है वो इमोशनल कोशेंट है। अच्छा, सबसे जो हैरत अंगेज़ बात यह है कि IQ यानी कि इंटेलिजेंस जहानत वो एक इंसान को जो है वो माँ की तरफ से मिलती है। सही है। अब वो जो जहानत उसको माँ की तरफ से मिली है वो उस जहानत को एक सर्टेन लेवल तक ग्रूम कर सकता है। ये एक साइंस की रिसर्च है और उससे आगे वाले लेवल्स पे वो उसको नहीं ले जा सकता, वो उस लेवल तक ही ग्रूम कर सकेगा। सही, ये एक उसका IQ का एक कॉन्स्टेंट है। लेकिन EQ की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है इमोशनल कोशेंट की, कि इसमें ग्रूम करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है और आप इसको जिस लेवल पे चाहें उस लेवल पे आप ले जा सकते हैं। और आप रीसेंट रिसर्चेस पढ़ें जिसमें US की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि आपकी 80% फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इट कम्स फ्रॉम द सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन स्किल्स या इमोशनल इंटेलिजेंस आप कह लें या EQ कह लें, यहाँ से आ रही है। और सिर्फ 20% जो है वो IQ और दूसरी टेक्निकल स्किल्स से आ रही होती है जो आप बचपन से लेकर PhD लेवल तक या मास्टर्स लेवल तक यूनिवर्सिटीज़ में सीखते हुए आ रहे हो।
तो ये इसमें सबसे हैरतअंगेज़ बात होती है हमारे लिए। जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं, उनको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि यार EQ पे हम काम करें, अपने EQ को ग्रूम करें। अगर ज़िंदगी में हमें प्रमोशंस चाहिए या लोगों से हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, घर में माँ बाप के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, कोई अगर मैरिड है तो उसके बीवी के साथ, बीवी के शौहर के साथ, बच्चों के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, उसके लिए आपका इमोशनल कोशेंट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलर केस इन द वर्क सेटिंग्स, जहाँ पर आप प्रोफेशनल दौर में आ जाते हैं, तो वहाँ पर ऑफिसेज़ में बॉस के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, कोलीग्स के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी ज़्यादा न्यू जनरेशन देख रहे हैं, ज़्यादातर मतलब लोग जो है वो बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है सब पे, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा देखें, इमोशनल होना बुरी बात नहीं है जी। हमारी माशरे में ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से देखा जाता है चीज़ों को। लोग ये समझते हैं कि अगर कोई इंसान जज्बाती है तो ये सही बंदा नहीं होगा, इसको कोई काम ना दें, इसको चीज़ें ना बताएं, ये जज्बाती हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जज्बाती होना बुरी बात नहीं है। जितना ज़्यादा जज्बाती होगा इंसान, उतना वो प्रोडक्टिव है। उसके जज्बात को सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। वो खुद भी सीखे कि मैं अपने जज्बात को सही डायरेक्शन कैसे दूं, और लोग जो उसके मेंटोर हैं उनको भी ये आनी चाहिए। और इसी को हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के जैसे के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप खुद को पहचानें, अपने बारे में जानें और अपने जज्बात और अपने एहसासात का अंदाज़ा लगाएं कि आपको फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे किन चीज़ों पे गुस्सा आता है, किन चीज़ों पे खुशी मिलती है, तो क्या क्या किन चीज़ों पे चिढ़ होती है, किन चीज़ों पे फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन होती है तो आप क्या कर देते हैं लोगों के साथ, लोगों को कितना हर्ट कर देते हैं, ये अपने बारे में पहले जानना शुरू करें। ये पहला स्टेप है इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर दूसरा स्टेप ये है कि दूसरों के बारे में जानें कि दूसरों के एहसासात, कि दूसरों को किन बातों पे चिढ़ होती है, कौन सी बातें बुरी लगती हैं, कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, ये सारी चीज़ें आप समझें। और फिर तीसरा स्टेप ये है कि अब आपने अपने आप को जान लिया, दूसरों को जान लिया, अब इसको मैनेज करें इंटेलिजेंटली, और यही जज्बाती ज़हानत कहलाती है। अच्छा, इसी में जज्बाती ज़हानत में, इमोशनल इंटेलिजेंस में ही जो आपने बात करी, बर्दाश्त कम होती जा रही है। तो बेसिकली आप देख रही हैं कि जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, लोग इंसानों के बजाय मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, मशीन से ज़्यादा कनेक्टेड होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम मशीन से कनेक्टेड होते जाते हैं तो एक एंजाइटी लेवल जो है हमारा बढ़ता है, बर्दाश्त जो है हमारी अमूमन कम होती जाती है, और हम लोगों से जो है वो इंटरेक्ट करने से कतराते हैं और चाहते हैं कि बस फ़ोन पे बात कर लें या लिख कर बात कर लें। तो ये एक प्रॉब्लम है, और ये ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है, जो मिलेनियल्स कहलाती है, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रही हैं। तो बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग्स जो है ना वो देना बहुत ज़रूरी है कि बर्दाश्त कैसे करेंगे। वो जज्बाती ज़हानत में एक इसका कंपोनेंट है, एक इसका टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इमोशनल लेबर। जज्बाती मजदूरी। सही है। जज्बाती मजदूरी वो चीज़ है, या जज्बाती ज़हानत वो चीज़ है जो हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हमें सिखाया, हमें उस पर ट्रेन करा। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि जो आप वाक़या, मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं, उनमें से एक वाक़या ये है कि आप जब वो जिस वादी के दरमियान मौजूद थे, जो 2 पहाड़ों के दरमियान थी, जब आपने वहाँ पर इस्लाम की तबलीग करी तो उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थर बरसाए, और आपकी नालन मुबारक जो है वो खून से भर गई, जिस पे वो फरिश्ता पहाड़ों का आपके पास आया और उसने आपसे कहा कि अगर आप हुक्म दें तो मैं इन पहाड़ों को मिला देता हूँ। तो आपने वहाँ पर जज्बाती मजदूरी का मुजाहरा करा और हमें ट्रेनिंग दी। तो आपने क्या करा कि अल्लाह ताला से दुआ करी हाथ उठा के कि अल्लाह ताला नहीं, ये लोग नादान हैं, इनको बख्श दे। तो आपने उनके जज्बात को समझा कि क्योंकि ये अपने आबा व अजदाद के दीन को फॉलो कर रहे थे, उसको मज़हब को, तो मैं आया हूँ तो ये उससे शायद इन्होंने हर्ट फील करा, तो इनको समझने में टाइम लगेगा। ये है जज्बाती ज़हानत। और फिर जज्बाती मजदूरी आपने क्या करी कि आपको तकलीफ़ हो रही है, आपके खून बह रहा है, और जो है वो इस सिचुएशन में इंसान को जलाल आता है, गुस्सा आता है, लेकिन आपने जज्बाती मजदूरी करी कि आपने रहमदिली का मुजाहरा करा। तो ये बेसिकली ये ट्रेनिंग्स हैं जज्बाती ज़हानत और जज्बाती मजदूरी से रिलेटेड, जो हमें सीखनी है, जो हमें समझनी है। जो इतने डिस्टर्ब छोटे बच्चे जो है वो, उनको भी ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है, तो ट्रेनिंग भी उन लोगों की सही नहीं हो पा रही है। वो माँ बाप जो अपने बिज़ी हुए हुए हैं, तो बच्चों को क्या ट्रेन कर पाएंगे? अच्छा देखें, पहले के दौर में तो इस तरह से होता था कि बच्चे को इतना सेंटर ऑफ अटेंशन बनाया नहीं जाता था जी। और वो एक खुद ही जो है वो तरबियत माँ बाप से लेता रहता था, और वक्त भी लोगों के पास, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी नहीं थी, गैजेट्स में इतने इन्वॉल्व नहीं होते थे। फॉर एग्जांपल अगर घर पे आ रहे हैं तो उनके पास फ़ोन नहीं है अब यूज़ करने के लिए, बाकी लोगों से बात करने के लिए, तो अब वो घर पर ही टाइम देंगे, घर वालों को ही वक्त देंगे। तो वो चीज़ अब ख़त्म होती जा रही है, और इसीलिए काफ़ी जो है वो अक्सर अमूमन हमें पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी
करनी पड़ती है पेरेंटिंग के ऊपर, कि आपको बच्चे को वक्त देना है, उसको मोहब्बत चाहिए आपसे, और उसको अगर जिस वक्त आपसे मोहब्बत चाहिए उस वक्त आप उसको अगर फ़ोन पकड़ा देंगे, वो चिढ़ रहा है, वो जो भी हो रहा है, उसका स्क्रीन टाइम भी बढ़ेगा, उसकी हेल्थ भी इफेक्ट होगी, और उसको भी फिर आदत हो जाएगी आपके बजाय फोन के साथ रहने की। सही कह रहे हैं। फिर आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बड़ा होके वो भी आपको वक्त देगा। सही कह रहे हैं, सही बात तो है। ये असल में कुछ चीज़ें हैं जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं, जो लोग, उनको भी बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से बच्चे की जो है ना वो परवरिश करनी है। अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जी बताएं। मिसाल के तौर पे पेरेंट्स बनना एक तो कोई आसान काम नहीं है। सही। उसमें आपको ठीक ठाक चीज़ें जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे आपको सुबह दफ्तर जाना है, अब बच्चे ने जो है रात को जगा दिया, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपको वो भी बर्दाश्त करना है, ऑफिस में जाके वहाँ का प्रेशर भी बर्दाश्त करना है, और एक आपके पास फिजिकल स्ट्रेस अलग है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप थके हुए ऑलरेडी। तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त करना सीखनी पड़ती हैं, खासतौर पर परवरिश के दौरान। उसमें आपको बच्चे को जो है वो मारना भी नहीं है, उसको पीटना भी नहीं है, आपको उसको डांटना भी नहीं है, उसकी क्रिएटिविटी स्पॉइल हो जाएगी। वो सवाल पूछ रहा है तो उसके सवालों का जवाब भी देना है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए जो अक्सर मैं लोगों को सजेशन देता हूँ ना, वो उनको ये देता हूँ कि देखें, आपकी ज़िंदगी में जिस तरह हम बात करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें अगर हम, तो आप देखती हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ एक हमेशा ग्राउंड दिया हुआ होता है कि अगर ज़्यादा करंट आ जाए ना तो ग्राउंड हो जाए करंट और सर्किट ना जले। इसी तरह जैसे घर में सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, तो सर्किट ब्रेकर में एक जो उसमें एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो कि ज़्यादा करंट आने पे एकदम से उसको बंद कर देगा ताकि घर की चीज़ें ना जलें। सही। इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी में भी ऐसा कोई ग्राउंड या कोई एक ऐसी एक्टिविटी डेली बेसिस पे जो है वो होनी चाहिए जो उसके फ्रस्ट्रेशन को ग्राउंड करे। अच्छा। जो उसकी फ्रस्ट्रेशन खत्म करे दिन भर की, वो उसकी अपनी पर्सनल इमोशनल वेलबींग मेंटेन करने के लिए लाजमी है। तो वो उसके लिए होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई अगर एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, तो वो एक्टिविटी है उसके लिए, तो सारा स्ट्रेस उसका ड्रेन कर रही है दिन भर का, और जब वो आएगा तो वो फ्रेश होगा, कि सेल्फ अचीवमेंट फील कर रहा होगा कि यार आज मैंने ये अपने लिए कुछ करे वो, ताकि वो फिर बाकी लोगों को वो फ्रस्ट्रेशन ना दे। अमूमन होता ही है हमारी सोसाइटी में कि लोग ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, पूरे दिन डिफरेंट चीज़ों में बिजी रहते हैं, घर पे आके फ़ोन में बिजी होते हैं, उसके बाद वो लोगों को अटेंशन नहीं दे पाते, और बस लोगों को फिर उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन भरी भी होती है वो सिर्फ वही दे पाते हैं लोगों को। सही। और फिर वो घर में भी जो है एक अजीब माहौल पैदा हो जाता है, कड़वा माहौल पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है नफरतें बढ़ती हैं और मोहब्बतें कम होने लगती हैं। सही। अच्छा काजी साहब, ये बताएं कि जो आपने बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं आप, सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये होता है कि हर चीज़ जो है वो होता है कि भाई ये माँ है, ये करेगी मैनेज, हमारे ऊपर कोई मतलब फ़र्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बाप ऑफिस से भी आ रहे हैं, तो इसमें ख़ास तौर पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि माँ एक जो होती है वो, अगर फॉर एग्जांपल ख़ास तौर पे जैसे मिसाल के तौर पे मेरी वालदा हैं, तो उनकी शादी जो है 16-17 साल की उम्र में हुई थी। अच्छा। अब आजकल जैसे एक ट्रेंड डिफरेंट हो गया है कि थोड़ा सा 20-25 साल में जाके शादी होती है, तो आप देखेंगे वो जब से भी, जिस दिन से भी वो बीवी बनी है, उस दिन से वो उसकी 24/7 की ड्यूटी तो एक स्टार्ट हो गई। उसको अपनी शौहर की चीज़ों का ख्याल रखना है, और फिर उसके बाद जब वो माँ बनी तो उसके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है, इस वक्त इतवार को भी उसको छुट्टी नहीं मिल रही। तो जहाँ पर मर्दों को तो एटलीस्ट इतवार को छुट्टी मिल रही है, तो खास तौर पे देखें मर्द का जो काम है ना मेन, वो उसकी काम, उसकी जिम्मेदारी है बर्दाश्त करना। मर्द की मर्दानगी बर्दाश्त करने में है, मैचो मैन बनने की उसमें नहीं है कि वो घर पे आए और हंगामे क्रिएट करे और लोगों पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते पड़े। उसका काम है बर्दाश्त करना और चीज़ों को तरीके से लेके चलना। इसीलिए जो है वो औरत को आपने देखा कि कोई नबी में से कोई ऐसा नबी नहीं था जो कि औरत हो, सही है, तो उसकी एक डिफरेंट नेचर है, वो इमोशनल होगी, उसके इमोशंस को मैनेज करना ये मर्द की जिम्मेदारी है, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना ये मर्द की जिम्मेदारी है। तो वो फ्रस्ट्रेशन अगर निकाल रही है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन को सुन लिया जाए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़्यादा जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है, औरत के ऊपर भी है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि उसके स्ट्रेस लेवल डिफरेंट है। औरत के स्ट्रेस लेवल डिफरेंट है, उसके काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है, वो सुबह से उठी हुई है, उसको दूसरे घर के काम भी करने हैं, दूसरी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, और वो रात तक लगी है जब तक सब लोग खाना नहीं खा लेते, और उसके बाद किचन भी समेटना है उसको, जबकि मर्द तो 6-7 बजे घर पर आ गया और उसके काम ख़त्म हो गए, तो उसके स्ट्रेस लेवल डिफरेंट है। इसीलिए आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी को आप देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जो है वो घर के कामकाज में अपनी अज़वाज मुतहरात का हाथ बटा दिया करते थे। तो वो हमें ट्रेनिंग देने के लिए, हमें समझाने के लिए कि भाई उसके स्ट्रेस लेवल डिफरेंट हैं, तो आपको इस तरह से मिल के काम करना है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें सही कह रहे हैं आप। आजकल जो है वो
जो आप देख रहे हैं कि घर के जो मतलब जो पहले से शादियां निभ जाती थी सालों साल, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो उसकी यही चीज़ है कि यहाँ से जो है वो औरत अपने मतलब एक उसमें आई हुई होती है टेंशन में, वो इधर से बोल रही होती है, इधर से हस्बैंड आता है वो भी शुरू हो जाता है, सब स्टार्ट हो जाते हैं, सब बच्चा ही परेशान होता है, घर का माहौल देख के एक अजीब सिचुएशन हो जाती है। ये तो एक इसमें अक्सर जो चीज़ देखने में आती है ना, वो ये देखने में आती है कि जब दो लोग शादी के रिश्ते में जा रहे होते हैं बनने के लिए, तो अक्सर जो है ना वो किसी ना किसी प्रेशर की वजह से कर रहे होते हैं शादी, या तो वो सोसाइटी की प्रेशर से की वजह से कर रहे होते हैं कि उनकी एज जा रही है फॉर एग्जांपल, या वो अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से कर रहे होते हैं कि यार अब्बू अम्मी ने कहा है और ये लड़का या लड़की ढूंढ ली है मेरे लिए तो अब करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। शादी जब करनी चाहिए जब आप जहनी तौर पर तैयार हो जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए, और आपका खुद का फैसला होना चाहिए, ये ना कि आपके माँ बाप का फैसला हो आपके बिहाफ पे। ज़िंदगी आपकी है, ज़िंदगी आपको गुजारनी है। तो जब जैसे कि मैं अपना अगर जिक्र करूँ तो जब मेरे वालिद मेरी फैमिली ने मेरी वाइफ को पसंद कर लिया, मेरे ससुराल वालों ने मुझे पसंद कर लिया, तो मैंने दोनों फैमिली से रिक्वेस्ट करी कि अब जो है ना वो आप दोनों ने पसंद कर लिया है, अब मैं और जो मेरी वाइफ हैं वो हम दोनों एक सेपरेटली एक मुलाकात करना चाहेंगे ताकि हम ये देख सकेंगे हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं। और उसमें फिर हमने एक दूसरे को जज करा और हमें ये समझ आ गया एक मुलाकात में कि यार हमारी केमिस्ट्री अच्छी बन जाएगी और हम अच्छा एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये एक तो सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा इसमें मैं बहुत एक आपको ज़बरदस्त सी एक बात बताता हूँ। मैंने कहीं एक वाक़या पढ़ा था कि जब एक लड़का था उसकी शादी होने लगी तो उसके वालिद ने उसको बुलाया और उसके वालिद ने उसको बोला कि एक पेन और पेपर ले आओ। उसके वालिद ने उसको पेंसिल का लाने को नहीं कहा, उसको कहा कि पेन और पेपर लेके आना। तो पेन और पेपर वो लेके आया, उससे फिर उन्होंने कुछ डिक्टेट करवाया उसको कि ये लिखो ऐसे करके। वो लिखने लगा, उन्होंने बोला नहीं ये गलत हो गया, इसको जो है ना मिटा दो और अब ऐसे लिखो। तो उसने बोला कि अब्बू ये तो पेन है तो मिटेगा तो नहीं। तो उन्होंने बोला कि इसको काट दो और आगे लिखो। तो उन्होंने फिर उसके बाद उसको समझाया कि देखो ज़िंदगी जब शादी हो जाती है तो गलतियाँ होती हैं, आप उन गलतियों को मिटा नहीं सकते, आपको उन गलतियों को मैनेज करते हुए मूव ऑन करना पड़ता है। तो इसी तरह से शादियां निपटी हैं, इसी तरह से जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको। तो ये एक दो लोग जब शादी के रिश्ते में बनने जा रहे हो तो उनका कमिटमेंट ना इस चीज़ को लेकर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि अब हम ये काम करने जा रहे हैं तो फिर हम इस पर एक्सेप्ट करेंगे सारी चीज़ें। और ख़ास तौर पे अब इसमें ना कोई काउंसलिंग नहीं करता, कोई भी बड़ा बताता नहीं है। हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा फ्लॉ है, माँ बाप भी बैठ के बच्चे को बताएंगे नहीं कि भाई क्या चीज़ें आएंगी अब तुम्हारी ज़िंदगी में, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, चेंज मैनेजमेंट। तो चेंज मैनेजमेंट पे कोई भी ट्रेन नहीं करता कि भाई ये चेंजेस आने वाली हैं। उन चेंजेस के बारे में अगर आप बच्चे को पहले से बता देंगे तो वो क्या होगा कि वो डरेगा नहीं, वो पैनिक नहीं होगा। जब वो चेंजेस आएंगी तो वो पैनिक नहीं होगा, उसको बहुत होगा कि हाँ यार ये इन्होंने बताया था, अब इस तरह से जो है वो मुझे इसको मैनेज करना है। इसी तरह से एक छोटी सी मिसाल, जैसे मैं अक्सर जब निकाह होता है हमारे पास मुसलमानों में तो आपको 3 दफ़ा कबूल है कहना होता है। अब उस कबूल है का आपको असल जुज़ ही नहीं पता। जब आप कबूल है कह रहे होते हैं ना तो कबूल है का मतलब ये होता है कि ये इंसान मुझे, हर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो ये इंसान मुझे सारी अच्छाइयों और इसकी सारी बुराइयों के साथ कबूल है। फिर उसके बाद आप ये उसको एक्सपेक्ट ना करें कि ये इसकी बुरी आदत जो है बदल ले। सही है, फिर आप उसके साथ रहना सीखें कि इसके साथ मुझे अब खुश कैसे रहना है। सही है, इसकी ये अच्छी आदतें ठीक है, इसकी ये बुरी आदतें ठीक है, लेकिन इसके साथ मुझे खुश कैसे रहना है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो अच्छी आदतों पे दें। आप मिसाल के तौर पे अक्सर जो हम बात करें, मिसाल के तौर पे आप मक्खी जो होती है फ्लाई, तो आप मक्खी की आदत ना अपनाएं कि वो गंदी जगह पे जाके बैठती है, तो आप वो आदत ना अपनाएं कि मुझे सिर्फ बुराइयां ही नज़र आएँ। आप अच्छाइयों पे नज़र डालें तो आपके सारे शिकवा शिकायत और सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। ये एक इंसान जो खुद अपनी काउंसलिंग करके खुद चीज़ें समझानी पड़ती हैं उसको, यही इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है कि जज्बाती जहानत, आपको ज़हीन कैसे बनना है जज्बाती तौर पे। यही इसका मतलब वही है कि आजकल के जो हैं वो जेंट्स जो है, आप जिस तरह आपने जो बात की कि माँ बाप को काउंसलिंग करनी चाहिए, बच्चे को पहले से ही तैयार करना चाहिए, ये चीज़ें आएंगी, या बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखा है ज़्यादातर एशिया साइड में मैंने देखा है कि थोड़ा सा, मतलब एशिया साइड में भी क्या, वैसे भी लाइफ में जो देखा है कि माँ बाप सिखाने के बजाय, समझाने के बजाय और ज़्यादा वो करते हैं कि तुम्हें बहनों वगैरह को देखा है तुम लड़कियां कम थोड़ी हैं, वो और मिल जाएंगी, और ये इस जिस तरीके फिर माँ बाप भी कह रहे होते हैं हाँ भाई तुम मर्द हो, तुम क्यों करोगे ये चीज़, उसको झुकने दो, जा रही है जाने दो उसको।
मैं कितने दिन बैठेगी, कितने दिन बैठ के तुम्हारे पास ही लौट के आना है। वो 10 ही उल्टी सीधी बातें मतलब होती हैं जो कि रिश्ते में जो है वो अनबन स्टार्ट हो जाती है और रिलेशनशिप ज़्यादा दिन अरसे नहीं चल पाती। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? मतलब इन्वॉल्व जो और लोग होते हैं, मर्द कहता है कि भाई ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप, सही है, माँ है, बाप है, सही है, लेकिन एक होता है कि एक पर्सनल लाइफ इंसान की जो होती है, आप उसके बारे में कुछ बताएं। होता यह है कि एक मिसाल के तौर पे अगर 20-25 साल की उम्र में शादी हुई है तो 20-25 साल तक माँ बाप के साथ तो रहे हैं और माँ बाप की जो मोहब्बत है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बच्चे लड़के के दिल में भी है, लड़की के दिल में भी है। लेकिन एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपने शादी कर ली तो अब आप अपनी फैमिली से सेपरेट होके एक अपनी पर्सनल फैमिली बनाने जा रहे हैं। तो अब लड़का और लड़की ये दो एक फैमिली हैं, सही है। और इस फैमिली में अगर आप बाहर के लोग मैं जानबूझ के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बाहर के लोगों का, जो लड़के के भी माँ बाप हैं और लड़की के भी माँ बाप, ये अब बाहर के लोग हो गए, इस दो लोगों की फैमिली के बाहर के लोग हैं। आप इनको ओन नहीं कर सकते कि भाई आपने मेरी अम्मी को ऐसा क्यों बोल दिया या आपने मेरे अब्बू को ऐसा क्यों बोल दिया। उस लड़की का अपना रिलेशन है आपके माँ बाप के साथ, आप उसको कुछ चीज़ों पे अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है आप गाइड कर दें, समझा दें, लेकिन उस पर कभी लड़े ना उससे, क्योंकि उसका अपना रिलेशन है उनसे। वो कैसे मैनेज करती है, लेट हर मैनेज इट। और इसी तरह लड़के को भी चाहिए कि वो अपना रिलेशन मैनेज करे, ना लड़की इस बात का बुरा माने ना लड़का इस बात का बुरा माने। और अक्सर शिकायतें होती हैं, देखें एक मिसाल के तौर पे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन चलाना ना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें दो फैमिलीज़ को नहीं चलाना, यहाँ पर आपको दो खानदानों को चलाना होता है। तो सिर्फ लड़का लड़की के ऊपर एक दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होती, खानदानों की जिम्मेदारी होती है कि खानदानों में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर हमने सही से नहीं चलाया उसको। तो अक्सर ऐसा होगा कि लड़की से दूसरे लोग शिकायतें करेंगे कि भाई तुम्हारे शौहर ने ऐसा करा, तुम्हारे शौहर ने ऐसा करा, उसके घर वाले भी शिकायत कर सकते हैं। वो उसको चुपचाप करके सुननी है और बड़े तरीके से कम्युनिकेट करनी है अपने शौहर को। और इसी तरह शौहर से भी बुराई करेंगी उसकी माँ, जब सास होगी कि भाई तुम्हारी बीवी ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी बीवी ने ऐसा कर दिया, वो उसको वहाँ पर बड़े तरीके से सुननी है और तरीके से कम्युनिकेट करना है अपनी बेगम को। और उनको नेगेटिव एनर्जीज जो दूसरों के पास से आ रही है वो आपस के रिलेशन में आने नहीं देनी। एक दूसरे को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है कि हमारी इमोशनल वेलबींग टॉप प्रायोरिटी पे है, बाकी सब बाहर के लोग हैं, हम दोनों एक फैमिली हैं। और फिर उस तरह से बाहर की जो लोग हैं, माँ बाप हैं और दूसरे लोग जो हैं, उन सबको डिफरेंट तरीके से मैनेज करते हुए सुनना है, चलना है। उनकी भड़ास सुन लेनी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वालदा को कुछ शिकायतें हैं और वो आपकी बेगम से नहीं कर सकी हैं और वो आपसे कर रही हैं शिकायतें, आप चुपचाप बैठ के सुन लें। अब ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त जाके आप बेगम को बता दें, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप तरीके से कम्युनिकेट करें उसको भी, अगर आपको लगता भी है तो कि कोई गलती उसने करी है तो उसको तरीके से बताएं, और अगर नहीं लगता कि वो गलती है तो वो बात उसके सामने रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से आप मैनेज करें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उसको भी मिलेगी, फिर वो भी सोचेगी कुछ ना कुछ बुरा आपके माँ बाप के बारे में, और तो फिर दूरियां बढ़ेंगी। तो ये तरीके से इस तरह से मैनेज करना होता है इन सब चीज़ों। सही। अच्छा, जैसे कि अब आप देखा कि ज़्यादातर ये होता है स्पोर्ट्स की लाइफ हो गई या स्कूल ऑफिस वगैरह की लाइफ हुई है, तो वहाँ पर जो होता है वहाँ भी बड़े जज्बात से लोग काम करते। कुछ लोगों के प्रमोशंस काफ़ी जल्दी मतलब उसमें हो जाते हैं कि आए हुए 2 साल 3 साल में प्रमोशन हो गए। कुछ लोग बेचारे काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, उनके प्रमोशन नहीं होते, इससे क्या वजूहत है? अच्छा देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा एक एलिमेंट है ना वो है नेटवर्किंग का, कि जो अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं ना अमूमन वो काम में पूरा दिन इतना बिजी रहते हैं कि वो ऑफिस के दूसरे लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम स्कूल कॉलेज में देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और वो अपना पढ़ने में ही लगे रहते हैं और दोस्तियाँ इतनी नहीं बनाते। अमूमन जब आप दोस्तियाँ नहीं बनाते तो लोगों को पता नहीं चलता आपका पोटेंशियल, और एक जो आपकी सेलिंग स्किल्स होती है ना वो आप में बिल्डअप ही नहीं हो पाती, क्योंकि आप बता ही नहीं पाते दूसरे को कि मुझ में कितना पोटेंशियल है, ये मैं कितना ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव हो सकता हूँ। आप सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं। अब जब लोगों को पता नहीं चलता तो अमूमन जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं या मंथली रिपोर्ट्स होती हैं उसको लोग उस तरह से नहीं देखते। आपने देखा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ कि किसी भी ब्रांड का एड टीवी पे चल रहा है तो वो एक दफ़ा चल के बंद क्यों नहीं हो जाता, वो दिन में हज़ारों दफ़ा क्यों चलता है, ताकि वो लोगों के जहनों में अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट कर दे, और जब भी उसके दिमाग में फला प्रोडक्ट की बात आए तो उसके दिमाग में वही नाम आए। सही है। तो यही सेम रीज़न होता है हमारा अपना पर्सनल ब्रांडिंग जो आप करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। जो कुछ लोग ऑफिस में कामयाब हो जाते हैं उसके रीज़न यही होते हैं कि वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं और पर्सनल ब्रांडिंग, दूसरों के जहनों में अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे होते हैं।
फिर उनके जहनों में जब प्रमोशंस का टाइम आता है या और किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी देने की बात आती है, तो उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली उन लोगों का ही नाम आता है जो जिन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करा हुआ होता है। उन लोगों का नहीं आ पाता जिन्होंने प्रोडक्टिविटी भी दी होती है, डिलीवर भी करा होता है, काम भी सही करा होता है, क्योंकि वो जो लोग आके मिल रहे होते हैं बार बार अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने से वजह से एक ट्रस्ट लेवल जो है ना उनका विन कर चुके होते हैं कि यार ये हमारे पास आता है, हमें रिस्पेक्ट देता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये वही इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है कि आप किसी को कोई आपसे अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको रिस्पेक्ट दो या वक्त दो, उसके साथ बैठो, आप उसको वो दे दो, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको फ्यूचर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। यही जो चीज़ है वो हमारे पास यंग जनरेशन जो है ना वो लैक करिए ठीक ठाक। ख़ास तौर पे आप देखें कि यंग जनरेशन जो है वो हमारे पास माँ बाप के पास बैठने से कतराती है। वो माँ बाप का मसला अलग है, माँ बाप ने एक लंबी उम्र गुजार ली है, उनको तो समझाया नहीं जा सकता कि भाई आप बच्चे को जो है ना डांटे नहीं जब वो बैठे, या पूछे नहीं कि भाई ये इसमें क्या हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था, या पढ़ाई में क्या चल रहा है। लेकिन बच्चा इन्हीं सब चीज़ों से कतराने की वजह से माँ बाप के पास बैठता नहीं, और जब वो बैठता नहीं है तो वो दुआ भी नहीं लेता। और आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि कोई शख्स अगर अपने माँ बाप को मुस्कुरा के देख ले तो उसको 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब है। अगर कोई बंदा यहाँ से जाए हज करने या उम्रा करने जाए, उसको नहीं पता कि उसका हज या उम्रा कबूल हुआ या नहीं, लेकिन अगर कोई अपने माँ बाप को मुस्कुरा के देख ले तो उसका जो हज और उम्रे का जो सवाब उसको मिल रहा है वो कबूल हुए हुए उम्रे और हज का सवाब मिल रहा है। तो आप ये देखें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है माँ बाप। तो हम कितनी दफ़ा दिन में ये सवाब हासिल कर सकते हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं। हम ये बात नहीं सोचते कि अगर देखने का इतना सवाब है तो माँ बाप की दिल जोई करने का कितना सवाब होगा, और उससे हमारी ज़िंदगी की कितनी रुकावटें हट जाएंगी। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अच्छा कासिम साहब, आपने अभी बात की थी कि इंसान को अपनी मतलब फ्रेश होने के लिए एक्टिविटीज़ थोड़ी रखनी चाहिए, तो उस हवाले से बताएं। आपने भी कुछ मतलब अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी, आप शुरू से मतलब माशाल्लाह स्मार्ट हैं, तो कुछ किया आपने या कुछ बताया थोड़ा सा? अच्छा, मैंने वैसे शुरू से मुझे एक्टिविटीज़ का तो शौक़ था, लेकिन शादी होने के बाद से और बच्चे होने के बाद से जो है वो फिर मैंने अपनी एक्टिविटीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया, ऑफिस में ही लगे रहे और बस खाने पीने में सब चीज़ों में। तो अगर तकरीबन कोविड से पहले की बात करें तो मेरा वेट जो था वो 92 kg जो है वो पहुंच गया था। अच्छा। और बहुत बुरी हालत थी, मैं चेयर पे ठीक से बैठ भी नहीं पाता था, और बैक पेन, शोल्डर पेन, नीज़ पेन, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड, ये सारे इश्यूज़ जो है वो स्टार्ट हो गए थे। तो देन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो तकरीबन अब 1.5 साल हो रहा है जो अपना वेट मैंने रिड्यूस करके अराउंड 92 से 70 पे ले आया था मैं। 22 kg मैंने रिड्यूस कर लिया था, और अब मैंने थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं स्लिम हो गया था, बहुत कमज़ोर लगता था चेहरे से बहुत ज़्यादा, तो फिर अब थोड़ा सा मैंने वेट थोड़ा सा गेन करके अब मैं इसको 80s में लेके आ गया हूँ। हाँ, 10 kg मैंने दोबारा इंक्रीज़ करा है ताकि थोड़ा सा तो ठीक लगूँ। जी, वो जानबूझ के मैंने करा। क्या किस तरह एकदम वेट एकदम इतना कम किस तरह किया? नहीं, इसके लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, डाइट वगैरह ठीक ठाक कंट्रोल करनी पड़ी, और फिर उसके बाद वर्कआउट है डेली बेसिस का, 1-1.5 घंटा जिम में आपको स्पेंड करना है। सारी अपनी दिन की दूसरी एक्टिविटीज़ के अलावा आपको ये मैनेज करना है, जिम का टाइम और थकन उसकी अलग है। और उसके बाद फिर आपको डाइटिंग पे अगर जाना है तो वो डाइट आपको प्रॉपर लेनी है। तो वो बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट थी जो मैंने फॉलो करी तकरीबन 7 मंथ्स तक। 7 मंथ्स में मैंने रिड्यूस करा 22 kg। लेकिन बहुत बड़ी बात है 7 मंथ में 22 kg। हाँ, और अब उसके बाद से अभी तक जो है ना वो मैं उसी डाइट पे हूँ। अभी तक मैं जो अपना डेली बेसिस है उसमें ब्रेकफास्ट में मैं सिर्फ ऑमलेट लेता हूँ, और दोपहर में मैं सिर्फ ऑमलेट के साथ कोई चीज़ नहीं लेता मैं। अच्छा, सिर्फ नहीं कुछ नहीं, कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, सिर्फ प्रोटीन बेस्ड डाइट है मेरी मोस्टली। अच्छा। और कार्ब्स में बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बहुत कम है। फैट्स में गुड फैट्स लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल ऑयल में मैं ऑमलेट को फ्राई नहीं करता, कोकोनट ऑयल यूज़ करता हूँ या ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ जिसमें गुड फैट्स हों, ताकि आपकी बॉडी में वो फैट्स आराम से फिर बर्न भी हो जाए। इसी तरह से दोपहर में, आफ्टरनून में, जनरली लंच में मैं बॉयल चिकन ले रहा होता हूँ, और रात में भी मैं इसी तरह से बॉयल चिकन या बॉयल मीट वगैरह जो भी है वो ले रहा होता हूँ। तो सिर्फ वीकेंड्स पे या संडेज़ को मैं थोड़ी सी जो है वो चीट डेज़ जो है वो मेरे होते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें, और चीनी को जो है वो मैंने शुगर को 100% अपनी लाइफ से जो है वो
अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दिए। मोस्टली जो डिजीज़ आपके पास हैं, जो आपका मोटापा है, वो सारा शुगर की वजह से। तो मेरी एडवाइस होगी ये व्यूवर्स को कि अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी फ़िज़ीक, आपकी फ़िटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप खुद फिट होते हो तो फिर आपका दिमाग भी फिट होता है और फिर आप ज़िंदगी में सारी चीज़ें तरीके से करते जाते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें। अमूमन पाकिस्तान में लोग तवज्जो नहीं देते अपनी हेल्थ पे। तली हुई चीज़ें खाने का या मसाले वाले फूड्स खाने का हमारे पास बड़ा ट्रेंड है। आम खाने हमारे सारे ऐसी हैं, ट्रेडिशनल पाकिस्तानी खाने। लेकिन ये सारे खाने आप देखें, लोगों को अल्सर हो जाता है, पेट की बीमारियां रहती हैं, लोग परवाह नहीं करते, उसके बावजूद भी खा रहे होते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ये इन चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग अपनी डाइट सही करें ताकि उनकी एक लंबी ज़िंदगी गुजरे और बीमारियों से हट के गुजरे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ख़ास तौर पे बीमारियां उनके वैसे ही गुस्से में रहने, आपने देखा होगा अमूमन जो लोग गुस्से में ज़्यादा रहते हैं उनको बीमारियां ज़्यादा होती हैं। उनको किडनीज़ की प्रॉब्लम होगी, उनको दिल का मसला हो जाएगा, बाईपास हुआ है उनका। आप देखें, उनके हिस्ट्री उठा के देखें, उनके पीछे घर वालों से पूछें या उनसे पूछें तो वो खुद उनकी पर्सनैलिटी से आपको नज़र आएगा कि इन्होंने ज़िंदगी का एक लंबा अरसा गुस्सा करते हुए गुजारा है। तो वो उन्होंने अपना खुद जो है वो नुकसान करा। तो वही इमोशनल इंटेलिजेंस जो मैं शुरू में आपको बता रहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एक और मैं चीज़ शेयर करना चाहूँगा व्यूवर से कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स आपके सामने आता है और उसका एक हाथ टूटा हुआ है, तो क्या ये सही होगा कि आप उससे मुखातिब होने से पहले अपना हाथ तोड़ें और फिर बात करें? ये तो गलत होगा ना। लेकिन हम अमूमन ऐसे ही करते हैं। जब भी कोई शख्स हमारे सामने हमसे मुखातिब होता है और वो गुस्से में है, यानी कि वो नॉर्मल नहीं है, यानी कि वो जज्बाती तौर पे बीमार है। तो जब वो जज्बाती तौर पे बीमार है और गुस्से में है, तो हम भी गुस्से में आके जज्बाती तौर पे बीमार होके फिर उससे मुखातिब होते हैं, जिसकी वजह से हमारा अपना बॉइलिंग पॉइंट जो ब्लड का है वो आपका इंक्रीज़ होता है और आपकी जिस्म में तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाती है। और फिर जब लॉन्ग टर्म में आप गुस्सा करते हैं तो फिर आपके जिस्म में, बॉडी में डिफरेंट तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये हमें सीखना है कि मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स जज्बाती तौर पर बीमार है, वो गुस्से में है, जज्बाती तौर पे स्टेबल नहीं है, तो हमें उसको एज अ पेशेंट ट्रीट करना है। हमें उसके साथ रहम दिली करनी है, ना कि हमें भी गुस्से में आना है। तो ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये जो भी यंग जनरेशन है वो इन चीज़ों पे फोकस करे, अपनी डेली एक्टिविटीज़ में वर्कआउट कर ले या और कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ऐड करे ताकि वो उसकी बॉडी भी उसके दिमाग की तरह जो है वो फिट रह सके। अच्छा, इसमें सप्लीमेंट वगैरह लिया आपने या कुछ लेते हैं? डिफरेंट सप्लीमेंट्स होते हैं, लोग ले रहे होते हैं डिफरेंट सप्लीमेंट्स, तो वो भी उसमें ज़रूरी होते हैं क्योंकि बॉडी में आपके डिफरेंट केमिकल्स हैं। आप डिपेंड करता है कि जो लोग अपनी वेट लिफ्टिंग की तरफ आना चाह रहे हैं या अपनी फ़िटनेस में अपनी बॉडी को एक शेप देना चाह रहे हैं, तो वो उनकी एज क्या है। तो अगर यंग एज में होते हैं तो उनकी बॉडी में पोटेंशियल होता है इतना कि उनको सप्लीमेंट्स या दूसरी किसी चीज़ की नीड नहीं होती। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 35 क्रॉस कर गए या 40s में हैं और फिर भी वो चाह रहे हैं कि यंग जो है एक बॉडी वाला जो है वो इम्प्रेशन क्रिएट कर सकें, तो फिर वो डिफरेंट सप्लीमेंट्स होते हैं, मार्केट में मिलते हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होते हैं, FDA से अप्रूव्ड होते हैं, वो सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। तो वो ज़रूर बेसिकली, वरना फिर आपको बहुत सारे लोग चिकन नहीं खा पाते जैसे, या बहुत सारे लोग अंडे नहीं खा पाते, तो प्रोटीन शेक्स उनको लेने पड़ते हैं कि फिर उनके डेली बेसिस की डाइट में प्रोटीन्स का जो एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का बैलेंस है वो बरकरार रहे। अच्छा कैसे भी बताएं कि लेडीज़ के लिए बताएं, क्योंकि लेडीज़ में ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं वेट के लिए। तो वेट बढ़ने के मतलब कुछ ऐसा है, डाइटिंग जैसे कर रही हैं और आपने जैसे कहा कुछ लोग चिकन बॉयल ये सब चीज़ें नहीं खा सकते, कुछ है ऐसा प्रोटीन जो कि मतलब लेडीज़ यूज़ करें? शेक्स तो डिफरेंट है मार्केट में, लेकिन हाँ वो कर सकते हैं आप, वो कर सकते हैं आप, वो उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है, नहीं कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। वो US के मोस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं, तो डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, लेकिन आप लें ऑथेंटिक जगह से, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पर अक्सर ये थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि लोग जो है ना उसको रेप्लिकेट करके, रेप्लिका बना के ओरिजिनल बोल के बेच रहे होते हैं। तो आप ले अच्छी जगह से, अच्छी शॉप से लें ताकि ऑथेंटिक प्रोडक्ट आपको मिले और उसके एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। वैसे आप जनरली चाहें तो आप देख लें कि आपके क्या गोल्स हैं, आप किस तरह का फिजिक चाह रही हैं, उसी तरह का फिर सप्लीमेंट आप यूज़ करें। और ख़ास तौर पे आप देखें कि पहले जो था ना वो ख़वातीन के साथ इतने इश्यूज़ नहीं होते थे, क्योंकि पहले जो था वो मेड्स का भी ऐसा रुझान नहीं था,
ख़वातीन सारे करके काम कर लेती थी और सारी चीज़ें मैनेज कर लेती थी और जो खुद भी फिट रहती थी। आज भी आप देखेंगे ख़ास तौर पे जो विलेज वगैरह की औरतें हैं वो काफ़ी आपको जिस्मानी तौर पे मजबूत और फिट नज़र आएंगी। तो अब चूँकि लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो गया है, लेकिन उसको उनको चाहिए ख़ास तौर पे ख़वातीन को कि डेली बेसिस पे घर के कामों के अलावा ना अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के कोई एक्टिविटी लाजमी करें। वो रनिंग कर लें या बहुत सिंपल सी एक एक्टिविटी है, ख़ास तौर पे लड़कियां करती हैं जो रोप स्किपिंग होती है, रस्सी कूदने वाली एक्टिविटी, लाजमी करें वो एक्टिविटी। 10 से 15 मिनट लाजमी करें, बॉडी को ठीक ठाक स्वेटिंग होने दें ताकि आपके फैट्स भी बर्न हो और आपकी बॉडी जो ना एक्टिव रहे, उसमें ब्लड सर्कुलेशन जब तक नहीं होगी दिन में एक दफ़ा सही तरीके से, तो फिर आपके ऑर्गन्स जो हैं वो वीक होते जाते हैं, आपके मसल्स वीक होते जाते हैं। फिर ख़वातीन को मोस्टली जो है वो बैक पेन का इशूज़ आने लगता है या जॉइंट्स पेन का इशू आने लगता है या विटामिन डी की आप देखें ठीक ठाक कमी है आजकल ख़वातीन में, तो वो सारे इशूज़ आने लगते हैं। और फिर आप फ्रूट्स का इंटेक करें बजाय इसके कि आप रोटी चावल ज़्यादा खाएं। रोटी चावल को स्किप करें, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपको मोटा करेंगे। इनको जितना स्किप करना चाहें। हमारे पास असल में रुझान ये होता है कि भाई रोटी नहीं खाओगे तो जान कैसे बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप गोश्त खाएं, आपको खाना है आप गोश्त खाएं, आप चिकन खाएं, आप वाइट मीट लें, फ़िश लें, बॉयल ले लें या उसमें हल्की सी इंग्रेडिएंट्स डाल लें। कोशिश करें मार्केट के मसाले मत डालें जो कि केमिकल्स वाले होते हैं। आप उसमें हरी मिर्च डाल लें अपने टेस्ट के लिए, आप उसमें सॉल्ट डाल लें, पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है आप वो मिनरल वाला सॉल्ट जो है वो यूज़ करें। केमिकल्स वाली चीज़ों को अवॉइड करें। तो ये आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ जितने हैं वहाँ पर लोग इसीलिए हेल्दी होते हैं। एक तो वहाँ पर कल्चर है हेल्दी होने का और ऊपर से उनके खाने जो है ना वो बड़े प्रॉपर होते हैं। आप इतने मसाले वाले खाने खाएंगे वो खाना आपको डाइजेस्ट ही नहीं होता और इतना ज़्यादा हम अक्सर खानों को पकाते हैं कि उनके सारे विटामिन सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं पकने की वजह से, तो वो हमारी बॉडी में जाके सिर्फ नुकसान ही देते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे होते। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, ख़ासतौर पर ख़वातीन अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। और उनसे तो ये होता है ख़वातीन से कि उनसे आगे नस्ल भी चलनी होती है, तो वो उनको चाहिए कि अपनी डाइट पे अपने फिटनेस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तवज्जो दें एज़ कम्पेयर टू अ मैन। उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सही कह रहे हैं। अच्छा कंगना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे नॉलेज में इजाफा हुआ है और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें दी। मतलब अच्छा कुछ हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज कहना चाहेंगे आप? बस मेरी तरफ से यही मैसेज है कि आप अब थोड़ा सा सर्च करें इस बारे में, जज्बाती ज़हानत को लेके गूगल पे सर्च करें, डिफरेंट यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मेरी भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। वो आप देखें, जाके सुने और समझें कि जज्बाती ज़हानत क्या होती है। और दूसरा, अपने आप को फ़िट रखने की कुछ एक्टिविटीज़ करें। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम जो है वो है खुश रहना। पैसे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, गरीब लोग भी खुश रह लेते हैं, अमीर लोग भी खुश नहीं रह पाते। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप ज़िंदगी से मुतमईन कितने और खुश कितने। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी एक्टिविटीज़ जो है ना वो लेके आएँ जो आपको इत्मीनान मिले, जिससे सही है। आप अगर अल्लाह ताला की इबादत से वो चीज़ ला सकते हैं आप वहाँ से ले आएँ, आप दूसरी एक्टिविटीज़ से ला सकते हैं वहाँ से ले आएँ, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी ऐड करें जिससे आप खुश रहें। और जब आप खुद खुश रहेंगे तो अपने अतराफ़ के लोगों को, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को भी खुश रख सकते। सही, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि आज का जो प्रोग्राम था हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नॉलेज जो आपके इजाफा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए अच्छे गेस्ट के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए निदा खान को। गुड मॉर्निंग कनाडा। Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is a love for everyone. Good morning, Canada.